डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट भारत के प्रायद्वीपीय पठार में यदि हम देखें तो बंगाल की खाड़ी से जो पूर्वी तटवर्ती मैदान है उसके समानांतर ये विस्तृत है, लेकिन ये पश्चिमी घाट जैसे कि एक अविच्छिन्न श्रेणी के रूप में है, वैसे पूर्वी घाट है वो एक असतत या कह लीजिए डिसकंटिन्यूस सीरीज़ के रूप में है। ये बीच बीच में से विच्छिन्न हुई हुई है और इसमें विच्छिन्न होने का जो मुख्य कारण है वो है ये बड़ी बड़ी नदियाँ जो कि पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की तरफ, जो कि ढाल जो है इसका इस तरह से पूर्व एवं दक्षिण पूर्व की तरफ का ये जो ढाल है, इसके कारण ये सभी समस्त नदियां हैं वो जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये आपको ये सारी नदियां नक्शे में नज़र आ रही हैं। तो ये सभी पश्चिमी घाट से निकल रही हैं, जिसमें महानदी अमरकंटक से निकलती है और बाकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये नदियां दक्षिण पूर्व की तरफ बहकर और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इधर ये महानदी है। तो इन नदियों ने इसको बीच बीच में विच्छिन्न कर दिया है और बेसिकली ये प्री कैम्ब्रियन युगीन वलित पर्वतमाला थी जो कि अब अनाच्छादित हो चुकी है और ये अरावली की समकालीन कह सकते हैं, बट उससे ज़्यादा नवीन है। इसलिए ये पहाड़ियों के रूप में या हिल के रूप में यदि हम देखें तो इसका ट्रू माउंटेन के रूप में तो ये केवल गोदावरी से लेकर महानदी तक का जो एरिया है वो आप कह सकते हैं कि ये शुद्ध रूप से पर्वत के रूप में है, अन्यथा ये छोटी छोटी फ्रेगमेंटेड और इस तरह से कह लीजिए डेन्यूडेड हिल के रूप में है और ये इस तरह से छितराई हुई रूप में है। अब इनको हम एक तो राज्य के हिसाब से हम देखेंगे कि किस राज्य में, जैसे आप देखिए यदि हम इसका विस्तार की बात करें तो उड़ीसा में महानदी से लेकर दक्षिण में आप इसको कन्याकुमारी तक का जो एरिया है, लास्ट में हमारे तमिलनाडु में कन्याकुमारी है, तो वहाँ तक का जो है इसकी यदि हम लंबाई की बात करें तो ये 1300 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। जैसे पश्चिमी घाट है वो ताप्ती से कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है, तो ये 1300 किलोमीटर की, क्योंकि बीच बीच में नदियों ने अपना इसको विच्छिन्न कर दिया है, तो इसके कारण इसकी जो लंबाई है वो मात्र 1300 किलोमीटर रह गई है। यदि हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई जो है वो इसकी उत्तर में चौड़ाई अधिक है। उत्तर में यदि हम बोलें तो इसकी चौड़ाई 200 किलोमीटर है और यदि हम दक्षिण में देखें तो दक्षिण में इसकी जो चौड़ाई है तमिलनाडु की तरफ ये केवल 100 किलोमीटर रह जाती है। ऊंचाई की यदि हम देखें तो ये पश्चिमी घाट की तुलना में इसकी औसत ऊंचाई है वो काफ़ी कम है। जैसे पश्चिमी घाट हैं वो 900 से 1200 मीटर ऊंचे हैं, तो इधर यदि हम देखें तो पूर्वी घाट जो हैं वो 615 और कहीं कहीं तो ये ज़्यादातर 150 से 300 मीटर ही इनकी जो है वो ऊंचाई है। अब इसमें राज्य कौन कौन से आते हैं, यदि हम इसका यदि स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं कि उत्तर में महानदी घाटी से ये प्रारंभ होती है और दक्षिण में तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक यदि विस्तृत है, तो आप देखिए इसमें उड़ीसा राज्य आ जाता है। उड़ीसा के अलावा उसके दक्षिण में है आंध्र प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश के बगल में तेलंगाना जो उसी से अलग होकर एक नया राज्य बना है, फिर आंध्र प्रदेश के दक्षिण में है तमिलनाडु, ये इसके अंतर्गत है। कुछ ऐसे कर्नाटक से लगती हुई कुछ सीमा के पास भी इससे संबंधित पर्वत हिल्स हैं। इसके अलावा वायनाड जिला है केरल का, वो भी इसके अंतर्गत सम्मिलित है। तो यदि हम देखें तो बेसिकली तो इसमें 3 राज्य हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये तीनों के तीनों जो हैं वो पूर्वी तट के समानांतर विस्तृत हैं और इसके समानांतर पूर्वी तटवर्ती जो मैदान है उसके समानांतर ही ये पूर्वी घाट जो है श्रृंखला या श्रेणी जो है वो विस्तृत है। और इसमें छुटपुट रूप से कर्नाटक में, केरल में और तेलंगाना में कुछ पहाड़ियाँ हैं वो इन तीनों राज्यों में भी
पूर्वी घाट से संबंधित है वो विद्यमान है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ बच्चों कि इसमें देखिए जो पूर्वी तटवर्ती मैदान है जिसके कि पैरेलल पूर्वी घाट श्रेणी है, उसमें यदि हम देखें तो 3 इसके आपको नाम याद रखने हैं। एक तो कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट और उत्कल तट। तो अब यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि कोरोमंडल तट जो है वो कौन सा हिस्सा कहलाता है। कोरोमंडल तट कन्याकुमारी से लेकर गोदावरी नदी तक का, नीचे साउथ में कन्याकुमारी है, वहाँ से लेकर गोदावरी तक का ये जो क्षेत्र है ये कोरोमंडल तट कहलाता है। अब कोरोमंडल तट में आप देखिए तो कंप्लीट तमिलनाडु आ जाता है और गोदावरी से दक्षिण का जो आंध्र प्रदेश का हिस्सा है वो तटवर्ती भाग वो इसके अंतर्गत सम्मिलित है। फिर इसके बाद हम उत्तरी सरकार तट की बात करते हैं। तो उत्तरी सरकार जो तट है उसके अंतर्गत गोदावरी से लेकर महानदी तक का जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आ जाता है। और उत्कल तट है जिसको कि ओडिशा तट भी कह सकते हैं आप, इसके अंतर्गत महानदी से उत्तर का, और इसमें आप समझ लीजिए कि हुगली जो है पश्चिमी बंगाल में नदी, वहाँ तक का जो क्षेत्र है वो उत्कल तट के अंतर्गत है। तो एक तरह से यदि हम देखें तो उत्तरी सरकार तट, यदि इस पूर्वी घाट की बात करते हैं तो पूर्वी घाट है वो ट्रू माउंटेन के रूप में एक तरह से उत्तरी सरकार तट में ही स्थित है। उत्तरी सरकार तट जो कि गोदावरी से लेकर महानदी तक का जो क्षेत्र है तटवर्ती मैदान, उसको उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। और उस उत्तरी सरकार तट के जो पैरेलल में उसके समानांतर पश्चिम की तरफ जो पूर्वी घाट की श्रेणियां हैं या पहाड़ियां हैं वो वास्तव में माउंटेन्स के रूप में हैं। अन्यथा पूर्वी घाट जो है उनकी औसत ऊंचाई जो है वो 150 से 300 मीटर और 615 मीटर, आप यदि उत्तर और दक्षिण को मिलाकर बोलें तो 615 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। और वैसे ये 150 से 300 मीटर ऊंची भी पहाड़ियां हैं। तो एक तरह से ये डेन्यूडेड हिल्स के रूप में है। और ये जो पूर्वी घाट है ये पूर्वी घाट प्री कैम्ब्रियन युगीन वलित पर्वत हैं जो कि अरावली के आप समकालीन कह सकते हैं, बट उनकी अरावली की तुलना में अधिक नवीन है। और ये नदियों के द्वारा, जिसमें कि कृष्णा, गोदावरी, महानदी और कावेरी, इन नदियों ने जो कि पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व और दक्षिण पूर्व की तरफ बहते हुए प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। क्योंकि सामान्य ढाल है वो प्रायद्वीपीय पठार का इसी तरह से है, और पश्चिमी घाट जो है वो एक तरह से महान जल विभाजक का पार्ट है। तो ये समस्त जो बड़ी बड़ी नदियां हैं ये सब्सिक्वेंट रिवर्स जो हैं ये पूर्व की तरफ बहती हुई, और इन्होंने पूर्वी घाट को काफ़ी विच्छिन्न और अनाच्छादित कर दिया है। इसके कारण कट छट गई है ये पहाड़ियाँ, ये श्रेणी, और ये असतत श्रेणी के रूप में विद्यमान है। अब इसमें हम यदि दक्षिण से प्रारंभ करते हैं, तमिलनाडु से हम इसको स्टार्ट करते हैं, तो मैं आपको सबसे पहले ये बताती हूँ कि बच्चों इसकी जो ऊंचाई है वो, जैसे कि पश्चिमी घाट में तो ऊंचाई जो है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ रही थी पर्वत श्रेणियों की, तो यहाँ पर जो ऊंचाई है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ रही है। दक्षिण में यदि हम देखें तो तमिलनाडु की मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कौन कौन सी जो पहाड़ियाँ हैं वो तमिलनाडु में पूर्वी घाट से संबंधित है। तो आप देखिए इसमें यहाँ पर मैंने जो दर्शाई हुई हैं, पहले मैं उनके बारे में बताती हूँ कि इसमें कावेरी नदी जो है उसके दक्षिण में, यदि यहाँ पर जैसे कावेरी नदी की स्थिति है तो कावेरी नदी का जो दक्षिण वाला जो हिस्सा है उसमें जो पहाड़ियाँ हैं वो कम ऊंची हैं, और कावेरी के उत्तर में तमिलनाडु का ये वाला जो हिस्सा है ये तुलनात्मक रूप से दक्षिण तमिलनाडु की तुलना में अधिक ऊँची पहाड़ियाँ हैं। तो अब इसमें जैसे आप देख रहे होंगे कि मैंने ये रेड कलर से अलग अलग हिल्स बता रखी हैं। तो विरुशनाथ जो है वो सबसे दक्षिण में है। फिर उसके यदि हम उत्तर में चलते हैं तो तिरुमलाई है। फिर उसके बाद और उत्तर में चलते हैं तो पालनी हिल्स हैं। पालनी हिल्स को हम वेस्टर्न घाट्स में बता चुकी हूँ मैं आपको कि अनाईमुडी से एक जो श्रेणी है वो उत्तर पूर्व की तरफ जा रही है। अनाईमुडी जो कि हाईएस्ट पीक थी वेस्टर्न घाट की,
और अन्नामलाई जो श्रेणी थी उससे संबंधित थी, अनाईमुडी। तो उससे ही एक जो श्रेणी है वो तमिलनाडु में उत्तर पूर्व की तरफ, ये पालनी हिल्स जो हैं ये तमिलनाडु में है, और ये एक तरह से पालनी हिल्स वाला जो हिस्सा है वो तमिलनाडु में है। तो पालनी हिल, फिर इसके बाद उत्तर में चलते हैं तो सिरुमलाई, पालनी के उत्तर में है सिरुमलाई, ये सिरुमलाई, उसके बाद पंचामलाई, फिर शेवरॉय, फिर एक है जिंजी भी है यहाँ पे, वो जो मैंने दर्शाई भी नहीं है, फिर उसके बाद है जवादी। ये सारी जितनी भी पहाड़ियाँ हैं ये आपको बच्चों इनका एक सीक्वेंस याद रखना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण, आप इनको व्यवस्थित कीजिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि विरुशनाथ, फिर मैं बोल रही हूँ विरुशनाथ, विरुशनाथ के बाद है तिरुमलाई, तिरुमलाई के बाद है विरुशनाथ, फिर है तिरुमलाई, तिरुमलाई के बाद पालनी, पालनी के बाद सिरुमलाई, फिर उसके बाद पंचामलाई, फिर शेवरॉय जो कि सलेम ज़िले में है, फिर एक जिंजी है जो मैंने दर्शाई भी नहीं है, फिर जवादी है। तो जे के ये दोनों हैं, दक्षिणी अर्काट में तो जिंजी है और जवादी जो है वो उत्तरी अर्काट में है, शेवरॉय जो पहाड़ियाँ हैं वो सलेम ज़िले में हैं। तो इस तरह से ये सारी जो हिल्स हैं ये आप दक्षिण से उत्तर के क्रम में याद कर लीजिए। और इसकी एक मोटी बात यह है कि ये दक्षिण की पहाड़ियाँ हैं वो कम ऊंची हैं, उत्तर की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे पहाड़ियों की जो ऊंचाई है वो बढ़ती जा रही है। एक मेलानगिरी जो है, जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, ये जो श्रेणी है मेलानगिरी है। चंदन की लकड़ी के लिए ये वाली पर्वत है यहाँ पर फेमस है। यहाँ के जितने भी वृक्ष हैं वो चंदन के वृक्ष यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद अब मैं आपको आंध्र प्रदेश की तरफ ले जाती हूँ। ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है ये कोरोमंडल तट से जुड़ा हुआ है, पूर्वी घाट का। फिर इसके बाद यदि हम उत्तर की तरफ जाते हैं और उत्तर की तरफ, तो जवादी के बाद जो कि उत्तरी अर्काट ज़िले में आता है, जवादी हिल्स, फिर आंध्र प्रदेश की सीमा शुरू हो जाती है। आंध्र प्रदेश की जो नागरी हिल्स हैं वो एक तरह से आंध्र प्रदेश की सबसे दक्षिणतम पूर्वी घाट से संबंधित हिल्स हैं, जो कि तमिलनाडु से लगती हुई सीमा पर है। यहाँ पर मैं ये वाली नागरी है। फिर इसके बाद हम देखते हैं तो आगे है पालकोंडा, पालकोंडा के बाद है वेनुकोंडा और फिर है नालकोंडा। तो ये जितनी भी हैं ये सारी आंध्र प्रदेश में अवस्थित हैं। अब इसमें बीच में शेषाचलम, शेषाचलम जो है ये आप देखिए कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की जो सीमा है उस पर एक आपसे पूछ लेते हैं कि शेषाचलम जो है पूर्वी घाट से संबंधित, तो ये पालकोंडा के एक तरह से पश्चिम में है और ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की जहाँ सीमा मिल रही है वहाँ पर स्थित है शेषाचलम पहाड़ी। तो अब बच्चों आपको किस तरह से स्टूडेंट्स याद रखना है कि नागरी जो है वो तो तमिलनाडु से जुड़ता हुआ जो राज्य की सीमा है उसकी तरफ है नागरी, और सबसे आंध्र प्रदेश की दक्षिण वाली पूर्वी घाट की हिल्स हैं। फिर उसके बाद है पालकोंडा, पालकोंडा के बाद है वेनुकोंडा, फिर उसके बाद है नालकोंडा। ये जितनी भी हिल्स हैं ये दक्षिण से उत्तर की तरफ है। इसमें शेषाचलम जो है वो पालकोंडा और वेनुकोंडा के मध्य में, लेकिन पश्चिम की तरफ जहाँ पर कि कर्नाटक से सीमा लग रही है आंध्र प्रदेश की, वहाँ पर स्थित है। फिर इसके बाद यदि हम और उत्तर की तरफ चलते हैं तो आंध्र प्रदेश का ही जो हिस्सा है जिसमें कि आप देखिए कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची यदि हम चोटी की बात करें तो वह है जिंदागढ़ा। जिंदागढ़ा जो है 1690 मीटर ऊंची चोटी है। अराकू घाटी है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम के पास ये अराकू घाटी में स्थित है और यह है जिंदागढ़ा जो कि 1690 मीटर और ऊंचाई के साथ पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है। देखिए बच्चों ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यदि हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में पूर्वी घाट से संबंधित सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी बता रखी है जो कि 1501 मीटर ऊंची है और गंजम जिला है उड़ीसा का, उसमें अवस्थित है।
तो इसलिए आपको यदि क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव और उसमें महेंद्रगिरी दे रखा है और जिंदागढ़ा नहीं नाम दिया हुआ है, तो महेंद्रगिरी को एनसीईआरटी के बुक्स में सर्वोच्च चोटी के नाम से जाना जाता है, जो कि 1501 मीटर ऊंची है और गंजम जिला में अवस्थित है, उड़ीसा में। जबकि जिंदागढ़ा जो है वो, यदि हम हिल्स की बात करें तो हाईएस्ट एक तरह से चोटी है वो जिंदागढ़ा ही है। अराकू घाटी है बहुत फेमस, विशाखापट्टनम के पास, उसमें अवस्थित है। और ये उड़ीसा से लगता हुआ जो इसकी सीमा है उस पर अवस्थित है। फिर इसके बाद एक अरमाकोंडा भी है जो इससे 10 मीटर कम ऊंचाई की है। अरमाकोंडा ये भी विशाखापट्टनम के पास ही है और उड़ीसा के तट के से लगती हुई है। तो इस तरह से ये जो दो चोटियां हैं, जिंदागढ़ा 1690 मीटर ऊंची और अरमाकोंडा 1680 मीटर ऊंची, ये दोनों ही पास पास स्थित हैं और ये सबसे ऊंची चोटियां हैं। फिर इसके बाद हम अब उड़ीसा से संबंधित जो पूर्वी घाट है उसकी कौन कौन सी एक तरह से इसमें हिल्स हैं वो देख लीजिए। देखिए बच्चों, इसमें एक तो महेंद्रगिरी जो चोटी है जो मलिया रेंज में है स्थित, मैंने इसमें दिखा नहीं रखा है, बट ये जो मलिया रेंज है इसमें है महेंद्रगिरी चोटी, 1501 मीटर ऊंची है। फिर इसके बाद यहाँ पर देवमाली एक पीक और है जो कि महेंद्रगिरी से भी ऊंची है। और कोरापुट जो जिला है यहाँ पर, इस जगह पर है कोरापुट, यहाँ पर है देवमाली, ये 1672 मीटर ऊंची चोटी है। तो एक तरह से उड़ीसा की यदि आपको पूर्वी घाट से संबंधित हाईएस्ट पीक की बात करें तो वो है देवमाली। देवमाली पीक जो है वो हाईएस्ट है और वो 1672 मीटर ऊंची है। और जबकि महेंद्रगिरी जो चोटी है वो 1501 मीटर ऊंची है और ये गंजम ज़िले में है, उड़ीसा में ही। तो दोनों उड़ीसा ज़िले से संबंधित हैं ये चोटियाँ। फिर इसके बाद हम देखें तो आशिया मुंडा, गड़जात की पहाड़ियाँ, जैसे जैसे हम अब ये गोदावरी के बाद उत्कल तट शुरू हो जाता है। उत्कल तट में यदि हम देखें तो इसमें सिंगराजू एकमात्र हिल्स हैं, सिंगराजू जो कि उत्कल तट में है। बाकी गड़जात, आशिया मुंडा, महेंद्रगिरी, मालिया रेंज, ये जितनी भी हैं ये सब उत्तरी सरकार तट से संबंधित है। और उत्तरी सरकार तट है वो ही पूर्वी घाट का एक तरह से सबसे ऊंची पर्वत जो हिल्स कह लीजिए, पहाड़ियाँ कह लीजिए या माउंटेन रेंजेस कह लीजिए, वो गोदावरी से महानदी के बीच जो कि उत्तरी सरकार तट कहलाता है, उसके पैरेलल में जो भी पूर्वी घाट की जो चोटियाँ हैं और श्रेणियाँ हैं वो ही ट्रू माउंटेन के रूप में है। तो आप देखिए कि इसमें अरमाकोंडा 1680 मीटर ऊंची, जिंदागढ़ा 1690 मीटर ऊंची, महेंद्रगिरी 1501 मीटर ऊंची, इधर देवमाली जो मैंने दर्शाई भी नहीं है लेकिन कोरापुट ज़िले में है वो 1672 मीटर ऊंची। ये जितनी भी हाईएस्ट पीक से पूर्वी घाट से संबंधित ये सभी उत्तरी सरकार तट के समानांतर फैली हुई पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं। फिर इसके बाद आप देखिए यहाँ मैंने एक उत्तर पूर्व की तरफ जा रहे हैं तो गड़जात हिल्स हैं, वो भी उड़ीसा में है और ये पूर्वी घाट से संबंधित है। एक सिमलीपाल मैसिफ है, ये उत्तर की तरफ है, ये सिमलीपाल मैसिफ जो है यहीं पर आगे, ये एक तरह से इसका पूर्वी घाट का उत्तरतम छोर आप कह सकते हो और उत्तर पूर्वी विस्तार कह सकते हो। और यहीं पर एक सिंगराजू जो है हिल्स है, ये इस मैसिफ के पास स्थित हैं। फिर अब मैं आपको थोड़ा दक्षिण की तरफ ले जाना चाहती हूँ जहाँ पर कि हमारा तेलंगाना जो कि नया बना जो राज्य है उसमें दो आप देखिए हिल्स हैं, एक तो है एरामलाई और एक है नल्लामलाई। ठीक है, एरामलाई और नल्लामलाई ये आपसे पूछ लें ये कहाँ पर अवस्थित है पूर्वी घाट से संबंधित हिल्स हैं लेकिन ये तेलंगाना राज्य में अवस्थित है। और तेलंगाना राज्य में नल्लामलाई और गोदावरी के उत्तर में है एरामलाई और कृष्णा के दक्षिण में है नल्लामलाई। तो ये तेलंगाना से संबंधित हैं। तो इस तरह से बच्चों ये जो हिल्स हैं ये
सब फ्रेगमेंटेड स्पर या हिल्स के रूप में है, ये आपको ध्यान में रखनी है। और इनकी आपको डायरेक्शन ज़रूर याद में रखना है, एक तो किस राज्य में है, और साथ ही इनमें उत्तर दक्षिण यदि आपसे पूछ लें कि इनका यदि उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करिए इनको, या दक्षिण से उत्तर व्यवस्थित करिए, या इसके पश्चिम में कौन सी है, पूर्व में कौन सी है, तो उस हिसाब से। और तट से संबंधित भी आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे कोरोमंडल तट के समानांतर फैली हुई कौन सी है, उत्तरी सरकार के समानांतर कौन सी है, तो उत्कल तट के समानांतर। तो उत्कल तट के समानांतर तो आप देखिए सिमलीपाल मैसिफ और सिंगराजू जो है वो उत्तरी उत्कल तट के समानांतर है। ठीक है, उत्तरी सरकार तट के समानांतर जितनी भी हैं वो ऊंचाई की दृष्टि से सर्वोच्च ऊंचाई रखती हुई हैं। ठीक है, फिर इसी तरह से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इनका जो एक्सटेंशन है, विस्तार है, वो आपको पूछा जा सकता है। अब ये जितनी भी पहाड़ियाँ हैं इनमें विभिन्न प्रकार की जो जनजातियाँ हैं यहाँ के जो हैं वो यहाँ पर निवास करती हैं। और यहाँ का यदि हम वनस्पति की बात करें तो शुष्क पतझड़ वन से लेकर आर्द्र पतझड़ वन यहाँ पर पाए जाते हैं। बच्चों, यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर औसत वर्षा यदि की बात करें तो यहाँ 60 से लेकर 100 सेंटीमीटर यहाँ की औसत वर्षा है, क्योंकि ये जो पूर्वी घाट वाला जो क्षेत्र है, यदि हम यहाँ की पश्चिमी घाट से तुलना करें तो जहाँ पश्चिमी घाट है वहाँ बहुत अधिक आर्द्रता पाई जाती है, इसीलिए वहाँ आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्योंकि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो अरब सागरीय शाखा है उसके समकोण पर पड़ती है पश्चिमी घाट, जिनको सहाद्रीज कहा जाता है, सहाद्री श्रेणी। जबकि जो पूर्वी घाट है वहाँ तक जब अरब सागरीय दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखा जब पहुँचती है पूर्वी घाट की तरफ, तो उसमें आर्द्रता भी कम हो जाती है और साथ ही उसकी जो कैपेसिटी है, सामर्थ्य है, वो कम हो जाती है वर्षा करने की। और यदि हम देखें कि बंगाल की खाड़ी से जो शाखा है दक्षिणी पश्चिमी मानसून की, जब वो इसमें वो इसके समानांतर पड़ती है, किसके? पूर्वी घाट के। तो इसी कारण यहाँ पर जो वर्षा होती है वो लौटते मानसून से ज़्यादा होती है। कोरोमंडल जो तट है उस पर लौटते मानसून से बारिश होती है। वैसे ये क्षेत्र जैसे कावेरी डेल्टा वाला जो रीजन है वो एक ऐसा क्षेत्र है जो कि लौटते मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून से भी बारिश प्राप्त करता है और दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भी बारिश है वो प्राप्त करता है। और देखिए बच्चों, यहाँ पर ये गोदावरी, कृष्णा, कावेरी महानदी के जो डेल्टाई भाग हैं वहाँ पर काप मिट्टी के एलुवियल सॉइल है। डेल्टाई भागों में और घाटियों में काप मिट्टी के जमाव हैं और इस कारण चावल की खेती के लिए ये जो क्षेत्र है वो बहुत ही फेमस है और जाना जाता है। एक तरह से कावेरी जो घाटी है और डेल्टाई जो भाग है उसको तो चावल का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। अब यदि हम यहाँ की मृदा के बारे में मैं बताती हूँ आपको, तो यहाँ पर सैंडी रेड सॉइल पाई जाती है। जहाँ पश्चिमी घाट जो है वहाँ पर लेटराइट मिट्टी है, उसका विस्तार है, जो कि एक तरह से बागाती फसलों के लिए बहुत जाना जाता है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर या तो सैंडी रेड सॉइल पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है, या ये नदी घाटियों और डेल्टाई भागों में काप मिट्टी है, उसका जमाव पाया जाता है। तो बच्चों, इस तरह से आज हमने पूर्वी घाट के बारे में डिटेल में पढ़ा है। तो आपको नक्शे के माध्यम से इसको बहुत अच्छी तरह से इन पहाड़ियों को समझना है, क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू बच्चों।